निकालो सेक्शन 6 आज करेंगे। ठीक है, देखो पहले ये समझिए कि प्रॉपर्टी है तो किसी प्रॉपर्टी पे 3 तरह का अधिकार, यूनिवर्सल अधिकार माना गया, यूनिवर्सल राइट माना गया है। उसको यूज करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का और उसको डिस्पोज कर देने का, ये 3 अधिकार। हम, अब मेरा प्रॉपर्टी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम किसी और को दे सकते हैं। ये तीनों राइट तो एक प्रॉपर्टी ओनर के पास होता ही होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफर कर देने का है राइट, उससे रिलेटेड सेक्शन 6 जो है उसका हेडिंग जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि प्रत्येक तरह का प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, हेडिंग पढ़िए, व्हाट में भी ट्रांसफर के आगे लिखा है सेक्शन 6 का, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, किसी भी किस्म की संपत्ति को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट, अब एक्सेप्शन क्या कर रहा है, एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में अगर कहीं कह दिया है कि इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तब मत कीजिए। क्या कह रहा है, कोई और लॉ में ये बात लिख दिया है कि आप ट्रांसफर मत कीजिए तो आप नहीं कर सकते। तो हम लोग प्रॉपर्टी को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक वैसा प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर किया जा सकता है और एक वैसा प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम दिए, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अब नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी जो हुआ उसको भी 2 भाग में बांटे। एक, यहाँ जो टीपी एक्ट में सेक्शन 6 में 10 तरह के प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा किया है, ए से आई तक। ठीक है, वो एक सेक्शन बांटिए। और दूसरा, किसी और एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को छोड़ा के किसी और एक्ट में मना कर रहा है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए, हिंदू लॉ में कोपासनरी प्रॉपर्टी को रिगार्डेड किया जाता है नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। आप इस टाइप के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक भगवान को आपने एक बार प्रॉपर्टी डेडिकेट कर दिया तो उसका सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, बाद में उसको खरीद बेच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने उस भगवान को दे दिया है। हम बताए हैं कि आइडियल जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ कैपेबल है प्रॉपर्टी होल्ड करने का, ऑल्दो ही इज नॉट ए लिविंग पर्सन बट ही इज ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है, वक्फ बोर्ड, वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दान दे दिए मुस्लिम लॉ में, या फिर हिंदू में ऑफिस ऑफ मुत्तावली है, मुत्तावली का ऑफिस होता है, पोस्ट होता है मुत्तावली, जैसे पंडित लोग होते हैं ना, पुजारी लोग, तो वैसे मुत्तावली भी होते हैं। तो ऑफिस ऑफ मुत्तावली, ये सब चीज जो है उसको रिगार्ड किया गया है दूसरे लॉज में नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। और हमारे पास सेक्शन 6 में क्या होगा अगर हम कोई नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दो, तो वो ट्रांसफर ही वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। आप नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ को कर लें, वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है। अब बेयर एक्ट जिनके पास है वो निकाल ले बेयर एक्ट, और सेक्शन 6 में जो जो वर्ड्स बोल रहे हैं पॉसिबल हो तो उसको अंडरलाइन कर दे। पहला जो है वो कह रहा है द चांस ऑफ एन हेयर एपरेंट सक्सीडिंग, ठीक है, टू एन ई स्टेट। एक ये प्रॉपर्टी हुआ, उसके बाद कह रहा है इसमें हेयर एपरेंट को अंडरलाइन कर लो, चांस रिलेटिंग ऑप्टिंग लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ द किंग्समैन और मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अलाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर। 3 तरह का पहला क्लाउज में बताया कि ये तीनों तरीका का प्रॉपर्टी जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। बता रहा है कि ये तीनों तरह के प्रॉपर्टी जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। देखो स्पेस सक्सेशन क्या होता है,
हमको एक्सपेक्टेशन है कि हमको ये प्रॉपर्टी या तो विल के थ्रू मिल जाएगा या इनहेरिटेंस के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो प्रॉपर्टी हमको नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमको विल के थ्रू मिल सकता है या सक्सेशन के थ्रू मिल सकता है। इसको कहते हैं हम लोग स्पेस सक्सेशन। ठीक है, स्पेस सक्सेशन के प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लो एक्स का बेटा है वाई, एक्स का बेटा है वाई, क्या चांसेस है कि एक्स मर जाए और वाई को प्रॉपर्टी मिल जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई ही मर जाए और उसका कोई बेटा बेटी ना हो तो वापस प्रॉपर्टी एक्स को मिलेगा। ऐसा हो सकता है ना। तो ये सिर्फ चांस है, हम लोग चांस को नहीं दिए। यहाँ पर 3 तरह का जो प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए कौन कौन तरह का प्रॉपर्टी है। चांस ऑफ हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन ई स्टेट, ये सिर्फ चांस के बारे में बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग द लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किंग्समैन, और तीसरा कह रहा है एनी अदर मेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। ये तीनों तरह का प्रॉपर्टी को मना कर रहा है, एक एक करके समझो। पहला जो प्रॉपर्टी कह रहा है चांस ऑफ हेयर अपरेंट, उसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो पहला वर्ड है वो एक इंग्लिश मैगजीन पे बेस्ड है, नेमो इस्ट हायर विवेंट्री। इसका मतलब होता है लिविंग पर्सन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जिंदा व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसका उत्तराधिकारी तब तो होगा जब वो आदमी मर जाए, उसके जीता रहते रहते कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक फादर का उत्तराधिकारी कौन होगा? कह सकते हैं कि उसका बेटा होगा, लेकिन मान लीजिए बेटे पहले मर गया तो बेटा उत्तराधिकारी कैसे हो गया? तो जब तक वो पर्सन मरेगा नहीं तब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, उसके मरने के बाद उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पहला में कहा हेयर अपरेंट, हेयर अपरेंट कौन व्यक्ति होता है? हेयर अपरेंट वो व्यक्ति होता है जो उत्तराधिकारी तो है लेकिन वो लीगल उत्तराधिकारी नहीं। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी तभी मिलेगा जब ये प्रॉपर्टी जिससे मिल रहा है उसके बाद सरवाइव कर जाए। मतलब एक्स से इसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद हो रहा है तो एक्स के मरने तक इसको सरवाइव करना पड़ेगा, एक्स से पहले ये मर नहीं सकता। ठीक, तो अगर ये सरवाइव कर गया प्रोस्पेरिटस, जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, जो मरने वाला व्यक्ति है वो है, उसको कहते हैं प्रोस्पेरिटस। जो है उसके मरने से पहले इसको नहीं मरना है तभी इसको प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर सपोज दैट वो व्यक्ति किसी और के नाम पे विल बना के मर गया तो तब तो इसको नहीं मिलेगा। एक बुढ़िया है जिसका नौकर उसका बहुत सेवा करता है, बेटा उठा उसका सेवा नहीं करता है, नौकर बहुत सेवा करता है। नौकर को कहती है कि हम मरेंगे ना तो सब प्रॉपर्टी तुमको लिख के मरेंगे, हम सब प्रॉपर्टी तुमको लिख के मरेंगे अपना। और वही सोच के वो दिन रात सेवा किए जा रहा है कि मरेगी तो हमको लिख के मरेगी, और लिखने से पहले ही मर गई तो उसको थोड़ी मिल जाएगा। यही है चांस, एक चांस है उसके पास, वो लीगल हेयर तो नहीं है लेकिन उसके पास एक चांस है कि उसको कहीं से विल के थ्रू, ठीक है, कहीं कुछ में नाम आ गया और विल के थ्रू उसको प्रॉपर्टी मिल सकता है। वही चांस का बात कर रहा है। तो खुद तो चांस पे अटके हुए है, खुद वो प्रॉपर्टी चांस का बात है। चांस के बाद वाला प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर अलाउ कर दें? तो कहता है नहीं, वैसे प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर अलाउ नहीं कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी उस आदमी को कब मिलेगा? पहला कंडीशन है कि वो उस आदमी से पहले तक जिंदा रहे,
जो प्रॉपर्टी जो आदमी उसके नाम पे लिख के मरने वाला है, ठीक है, वो उसके नाम पे कर दे, और उसका जो है इंटेस्टेट कोई ना हो, मतलब उसमें कोई हिस्सा लेने वाला ना हो, या फिर इंटेस्टेट मर रहा है तो किसी और दूसरे के नाम पे बिल ना हो सकता है कि मान लीजिए कि इसका एक बेटा है, एक्स है, और एक्स का एक बेटा है वाई। वाई सोच रहा है कि हमको तो अभी मरेगी तो प्रॉपर्टी दे के मरेगी, और एक्स जो है विल बना के मर गई, तो ये तो मेयर चांस है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप चांस को नहीं ले सकते। इसको और अच्छा से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन समझिए, तब और अच्छा से समझिएगा। देखिए, ये है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए है एक, इनके दो बच्चे हैं, बी और सी बच्चे हैं, और ए जो है एकदम बुढ़ापा से जूझ रहा है, आज नहीं तो कल मर जाए, एकदम इनक्यूरेबल डिजीज से जूझ रहा है, एकदम अंतिम सांस ले रहा है, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक, अब अंतिम सांस ले रहा है, और एक तो ए का दो बच्चा है, बी और सी। बी ने, अगर ये मर जाता है, अगर ए मर जाएगा तो इसका प्रॉपर्टी आधा आधा बट जाएगा दोनों में, आधा इसमें आधा इसमें। बी ने आधा प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ये सोचते हुए कि अब तो आज नहीं तो कल ये मरवे करेगा और ये प्रॉपर्टी हमको मिलेवे करेगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो वॉइड है, इस तरह के प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो अगर ये विल लिख के मर गया, तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में विल लिख के मर गया, अभी आपके पास सिर्फ एक हियर अपरेंट चांस है कि हो सकता है हमको मिल जाए, अभी मिला नहीं है, इसलिए इस टाइप के प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये ए है, ठीक, इसके एक डब्लू है विडो, एक डी है डॉटर। डॉटर को इसके फादर ने 1,000 रुपया अपने जीवन काल में दिया, इसके बदले में इसने अपने हिस्सा जो मिलने वाला है प्रॉपर्टी में वो रेलिंक्विश कर लिया। कहने का मतलब अपना जो रिलीज कर दिया इसके फेवर में, अपना प्रॉपर्टी से हिस्सा लेना से इनकार कर दिया, बदले में उसको 1,000 रुपया दे दिया। समझ में आ रहा क्या हुआ? बेटी है, बेटी का भी प्रस्ताव रखी कि आप हमको 1,000 रुपया दीजिए, कल को जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा हम उस प्रॉपर्टी के बंटवारे में हिस्सा नहीं लेंगे। अब क्या हुआ, ये मर गया, जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था ये मर गया। प्रॉपर्टी के 3 हिस्सेदार, एक फादर, एक वाइफ और एक डॉटर, 3 लोग हिस्सेदार हैं। कायदे से 1/3 मिलना चाहिए था, लेकिन डी ने अपना जो ये है उसको रिलिंक्विश कर दिया, रिलीज कर दिया, रिलिंक्विश हम बार बार बोल रहे, रिलीज डिड साइन कर दिया था कि हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया। जब मर गया तो ये कहती है मेरा हिस्सा लाओ, डॉटर कहती है मेरा हिस्सा लाओ। जो वाइफ थी वो पूरा विरोध करती है कि हम तो तुमको, हम 1,000 रुपया मिल गया था ना तुमको, अब तुमको हिस्सा क्यों चाहिए, तुमको पैसा जितना चाहिए था तुमको मिल गया, अब पैसा लो और जाओ, पैसा तो दे ही दिए हैं, जाओ अपना, तुमको हिस्सा क्यों मिलेगा। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसको ये हिस्सा कैसे छोड़ दी अपना, क्या इसको हिस्सा मिल गया था कि छोड़ दी? अभी तो इसको सिर्फ फेयर अपरेंट था ना। अगर आप कोई ऐसा डीड साइन करवा लीजिएगा जिसमें उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसको प्रॉपर्टी छोड़वा दीजिएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप ऐसे थोड़े कर सकते हैं, कल को मेरा अंबानी के बेटे से शादी हो जाएगा और उसका जो प्रॉपर्टी मिलेगा हम नहीं लेंगे। अरे शादी होने तो दीजिए पहले। इस टाइप का चीज जो है रिलीज डीड, उसको कहा कि रिलीज डीड वॉइड है, हम नहीं मानते हैं। ठीक है, हम ये डीड नहीं मानते हैं, आपको इनको हिस्सा देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा 1/3 1/3 1/3 बटेगा। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ऑल्दो जो बेटी है, डॉटर है, वो 1,000 रुपया अपने फादर को रिटर्न करने के लिए लायबल है, 1,000 रुपया जो ली है वो वापस करेगी।
रिविजनर क्या होता है ओल्ड हिंदू लॉ के अनुसार? पहले हम बताए थे ये जब हिंदू सक्सेशन एक्ट बता रहे थे, लेकिन फिर से बता दो। रिविजनर वो पर्सन होता है जो एक वीडो अपने जीवन काल में जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, वो वीडो मर जाएगी, उस प्रॉपर्टी को जिसको जिसको मिलेगा वो उसका रिविजनर कहलाता है। ठीक है, तो एक वीडो है और उसका रिविजनर है मिस्टर एक्स। ये वीडो है और उसका रिविजनर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स देख रहा है कि अब वीडो बहुत उम्र दराज हो गई है, अब हम इसका प्रॉपर्टी जो हमको मिलने वाला है इसके मृत्यु के बाद उसको ही सेल कर दिया। क्या ये सेल कर सकता है इस प्रॉपर्टी का? ऐसा सेल का एग्रीमेंट जो रहेगा वो वॉइड रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसको प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आया है, उसको पहले हाथ में तो आने दीजिए, उसको मरने तो दीजिए, तब तो आप लीजिएगा, तब तो आप बेचिएगा। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफर जो है वो वॉइड माना जाता है। दूसरा तरह का इसमें है, वो कहता है चांस ऑफ लेगेसी। चांस ऑफ लेगेसी क्या होता है? लेगेसी में आपको क्या क्या मिला है, तो आपके किंग्समैन जो हैं, आपके नातीदार जो हैं, उनके मरने के बाद क्या चांस है कि उनके प्रॉपर्टी आपको मिल जाए? हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, हो सकता है कि वो किसी और को लिख दे। यहाँ किंग्समैन है, ये ध्यान दीजिएगा, वहां इनहेरिटेंस के थ्रू या विल के थ्रू आता है, यहाँ किंग्समैन का बात कर रहा है। तो हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है कि नहीं मिले, बराबर बात है। अगर मान लीजिए किसी और के नाम पे विल लिख के मर गया तो नहीं होगा। विल का तो क्या है, जब वो लास्ट विल जो साइन करेगा वही वैल्यूएबल रहेगा ना उसके मरने के बाद। तो आपको ये दिखा के एक विल लिख दिया कि देखिए हम मरने के बाद तुम मेरा ये है, हम तुमको बहुत, तुम मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, हम तुमको दे देंगे प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद दूसरा को सब प्रॉपर्टी लिख के मर गया, तो जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वही वैल्यूएबल होगा। तो ये सिर्फ चांस है, तो ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। दूसरा है ए मेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। क्या होता है मेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक नेचर? एक्चुअली उसके उसके थ्रू वो अर्न किया जा सकता है, वैसा होता है लाइक नेचर का। जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमरी राइट है स्कैवेंजिंग का, कचरा उठाना और कचरा से पैसा कमाना एक स्कैवेंजिंग ये राइट है एक तरह का। अभी आप कचरा उठाइएगा, पैसा बनाइएगा, तब तो वो पैसा किसी को ट्रांसफर कीजिएगा, नहीं तो नहीं कर सकते ना। तो ये जो राइट है कचरा उठाने का, स्कैवेंजिंग करने का, इसको नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी माना गया है। ये क्वेश्चन पूछा है, राइट कस्टमरी राइट टू स्कैवेंजिंग इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी माना गया है। इस टाइप के प्रॉपर्टी को हर जगह, जैसे कस्टमरी ये जो है ना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक नेचर वाले प्रॉपर्टी को, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, इंग्लिश लॉ हो, सब जगह में इसको बोला है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सिक्स का भी है आपका, सॉरी यहाँ नहीं, मेयर राइट टू री एंट्री। मेयर राइट टू री एंट्री क्या होता है इसको समझिए। राइट टू री एंट्री मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आप किसी को कोई, आप खुद ऑनर है प्रॉपर्टी और आप जो है कुछ रिस्ट्रिक्टेड राइट किसी को दिए हुए हैं, तो आप जब चाहिएगा आप उस रिस्ट्रिक्टेड राइट को खत्म करके वापस से वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं उससे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी को वो घर अपना किराए पे दिए हुए हैं, तो आप जब चाहें उस किराए के राइट को खत्म करके, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही बात कर रहे हैं, जब चाहे किराए के राइट को खत्म कीजिएगा और वापस से अपना घर पे कब्जा कर लीजिएगा। इसी तरह के राइट को हम लोग बोलते हैं मेयर राइट टू री एंट्री।
ठीक है, राइट टू री एंट्री। इसको थोड़ा सा और समझिए। ये जो है टीपी में वो ज्यादा लीजी और लैंडलॉर्ड के बारे में बताता है। यहाँ पर देखिए एक चीज है, सेक्शन इसको लिख लीजिए कहीं, सेक्शन 111 का इलस्ट्रेशन जी लीज से रिलेटेड है। ये राइट टू री एंट्री के बारे में चर्चा करता है। इसको लीज बताएंगे तब बताएंगे। अभी एग्जाम्पल इसका समझिए, राइट टू री एंट्री क्या होता है। एक लैंडलॉर्ड है, ये जो है वो एक लैंडलॉर्ड है। इस लैंडलॉर्ड ने क्या किया है कि एक कंडीशन इम्पोज किया हुआ है कि देखो भैया, आप यहाँ पर, आपको हम इस घर को रहने के लिए दे रहे हैं। हमारा बस एक ही शर्त है कि इस घर के इस यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ घर के आगे एक मैदान था, मैदान में आप कुआं मत खुदवाइएगा। ठीक है। शर्त क्या हुआ, ए ने बी को अपना घर किराए पे दिया, किराया 5 साल के लिए फिक्स किया कि 5 साल तक तुम किराए पे रहोगे और मंथली हमको इतना पेमेंट देते रहो। लेकिन साथ में एक शर्त इम्पोज किया कि देखो, आप घर के आंगन में कुआं नहीं खुदवाना, और बी ने कुआं खुदवा दिया। तो जो कंडीशन इम्पोज किया गया था उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो क्या ये ए का राइट नहीं है कि इससे अपना घर वापस ले ले? यही राइट कहलाया, राइट टू री एंट्री। ठीक है, वापस लेने का अधिकार, वापस ले रहा है। आइए अब इसको इसको कुछ और इलस्ट्रेशन के साथ देखिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, ए जो है वो बी को मकान दिया लीज पे। ठीक है, पीरियड लगाया कि आप 3 साल के लिए लीज पे ले जाओ। 3 साल के लिए लीज पे है और यही कंडीशन रखा कि आप कुआं मत खुदवाना मेरे आंगन में। बी ने कुआं खुदवा दिया। अब ए का राइट है कि उससे वो वापस घर खाली करवा ले, लेकिन ए जो है वो अपना घर वापस लेने का राइट जो है वो सी को ट्रांसफर करता है और सी से कहता है कि बी से घर खाली करवा लो। क्या ये कर सकता है? ये जो वापस लेने का अधिकार है वो मिस्टर ए का है ना, तो ये सी को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये राइट टू री एंट्री को ट्रांसफर कर रहा है ना। राइट टू री एंट्री को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए सी को कोई राइट नहीं बनेगा कि वो बी से खाली करवा ले लें। जब करवाना है यही करवाएगा, कोई और व्यक्ति नहीं करा सकता। इसको दूसरा इलस्ट्रेशन सुनिए। ये मिस्टर ए है, ठीक है। इसने अपने हाउस को, ये मिस्टर ए है, इसने अपने हाउस को बी को दे दिया एक एक कंडीशन के साथ। बी को लीज पे दिया हुआ है 5 साल के लिए, और ये कहा है कि आप इसको सब लीज नहीं कर सकते हो, मतलब आपको ही यूज करना पड़ेगा, आप किसी और व्यक्ति को फिर से लीज पे नहीं दे सकते। ठीक है। डी जो है वो लीज कर देता है, सब लीज कर देता है सी। क्या कंडीशन लगाया है कि आप इसको लीज पे, लीज आपको नहीं मालूम है क्या होता है क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन लीज टर्म से तो वाकिफ है ना कि क्या होता है, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। ए ने बी को लैंड दिया और कहा कि आप इसको सब लीज मत कीजिएगा, आगे किसी और को लीज मत कीजिएगा, हम आप तो बता दें। तो ए ने बी को लीज पे 5 साल के लिए अपना एक जमीन का टुकड़ा दिया, इस कंडीशन के साथ कि तुम आगे इस जमीन के टुकड़े को लीज पे नहीं दोगे। बी ने दे दिया, इसने जो कंडीशन लगाया था उसका इम्पोजिशन, उसका जो मना किया था वही काम कर दिया। तो अब इसके पास राइट है के पास कि अपना जमीन का लीज को खत्म करे 5 साल से पहले और अपना लीज वापस ले ले। एकदम राइट है। ए क्या करता है, अपना ये लैंड को मिस्टर डी को बेच देता है। डी के पास ये राइट आ गया कि अब ये बी से अपना जमीन को वापस ले ले।
दोनों इलस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस था? इससे पहले वाला जो इलस्ट्रेशन दिए और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इससे पहले वाला जो हमें इलस्ट्रेशन दिए थे उसमें सिर्फ एक राइट ट्रांसफर कर रहा था कि जाओ उससे खाली करवा लो मकान, तो वो राइट आप सिर्फ ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जमीनें पूरा ट्रांसफर कर दिया, तो जमीन ही बेच दिया तो जमीन के साथ राइट भी बिक गया, राइट भी चल गया। तो आप मेयर राइट टू री एंट्री जो है ना वो अलग से नहीं आप कर सकते हैं ट्रांसफर, ठीक है, अलग से ट्रांसफर करने पे रोक लगा रहा है, सिर्फ राइट टू री एंट्री, मेयर राइट टू री एंट्री को रोक लगा रहा है, ठीक है, इतना बात समझ में आया? इजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, ये समझिए क्या होता है। इजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक आदमी है, ठीक, एक आदमी है, तो एक घर है और घर के बगल से एक रास्ता जाता है, ठीक है, इसका घर है और घर के बगल में 5 फीट का रास्ता छोड़ा हुआ है इस व्यक्ति को मेन रोड तक जाने के लिए। तो इसका जो आपका हाउस है उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट हेरिटेज, और जो रास्ता है उसको हम लोग बोलेंगे सिविलियंट हेरिटेज, ठीक है, 2 वर्ड आ रहा है। ये डोमिनेंट हेरिटेज हो गया जो घर था, और जो रास्ता है वो सिविलियंट हेरिटेज हो गया। ये दोनों चीज समझ में आया क्या होता है डोमिनेंट हेरिटेज और सिविलियंट? ये कहता है कि डोमिनेंट हेरिटेज और सिविलियंट हेरिटेज को आप अलग अलग करके नहीं बेच सकते हैं, आपको दोनों को साथ में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा जब भी करना है। सिर्फ और सिर्फ सेवरेंट हेरिटेज को आप ट्रांसफर करने का सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, एग्जाम्पल वही है, ए का ये लैंड है, अब इस लैंड के बगल से इसमें 5 फीट, और बी का ये लैंड है थोड़ा सा हटा हुआ है, ये दोनों का घर जमीन से हटा हुआ है, यहाँ पर 5 फीट का गली दिए हुए है ताकि ये पीछे वाला व्यक्ति जो है ना वो मेन रोड पे आ जाए, ठीक है, ये है इसी का, लेकिन इसको राइट टू इजमेंट दिए हुए कि तुम जाओ, आओ पीछे, आगे पीछे आओ। अब ये कल को ये लैंड बेचना चाह रहा, तो ये लैंड जब भी बेचेगा ना तो ये रास्ता को ये नहीं बेच सकता है, ये रास्ता इसका राइट है, ये डोमिनेंट हेरिटेज है और उसका ये सेवरेंट हेरिटेज है, ये इस रास्ता पे आने जाने का राइट है, ये इसका इजमेंट है, राइट टू इजमेंट है, ठीक है, और इसका घर जो है वो डोमिनेंट हेरिटेज है और ये सेवरेंट हेरिटेज है। कल को ये व्यक्ति कहेगा कि हम सिर्फ अपना घर बेच देंगे, ये वाला आने जाने का राइट तुमको नहीं देंगे, तो कहा ना, या फिर कहेगा आने जाने का राइट ही ले लो, घर मत लो, तो कहा ना, दोनों को आपको साथ में बेचिए, सेवरेंट हेरिटेज और डोमिनेंट हेरिटेज को आपको साथ में डिस्पोज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सेवरेंट हेरिटेज को आप अलग करके नहीं कर सकते हैं, इजमेंट का राइट को आप अलग से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यही बात सी रोक लगाया, ठीक है, सी वाला समझ में आ। डी जो है 6 का वो कहता है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट को आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट जो होता है ना वो आदमी अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन के थ्रू एक्वायर करता है, ठीक है, आप पर्सनली कोई जॉब का टाइपिस्ट का जॉब पकड़े हैं, टाइपिंग स्पीड अच्छा है, आप टाइपिस्ट का जॉब पकड़े हैं, तो ये आपका एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये आप अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन से एक्वायर किए हैं, ऐसे चीज को आपको ट्रांसफर करने का इजाजत नहीं दिया है जिसमें आपने अपना पर्सनल क्वालिफिकेशन के थ्रू उस राइट को एक्वायर किया है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस एक्स्ट्रा कॉमेंट्रियम, थिंग्स बियॉन्ड ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन, ये ऐसे चीज हैं जो ट्रेड और ट्रांजेक्शन के चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक रिलीजियस ऑफिस है, एक
बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं, तो वो अपने सिद्धि कृति के कारण वहां पर पहुंचे हैं। आप उनका ऑफिस आप नहीं बेच सकते हैं ना। महंत है किसी मुक्तावली के, महंत है किसी मंदिर के, या मुक्तावली है कोई वक्फ के, ये लोग अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहुंचे हैं। ये महाब्राह्मणी है, ठीक है, पूजा होता है, वो मंदिर में रहते हैं ये, तो ये अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए वहां पहुंचे हैं। खर्चे पानदान है, कोई मुस्लिम महिला शादी के वक्त ये मेवा खाने की शौकीन रहती है, पान खाने की शौकीन रहती है, तो उसका हस्बैंड जो होता है शादी के समय कहता है कि हम पर मंथ तुमको एक इतना रुपया देंगे पान खाने के लिए, मेवा खाने के लिए। तो पान खाने के लिए जो देता है उसको खर्चे पान नाम कहते हैं, मेवा खाने के लिए जो पैसा देता है उसको मेवा खोड़ी कहते हैं। तो वो उसका पर्सनल क्वालिफिकेशन है ना, वो पान खाने के शौकीन है, तो उसको ही पैसा मिलेगा, उसके जगह उसकी बेटी को पैसा नहीं मिलने लगेगा इस चीज का, ठीक है। तो ये उसका अपना पर्सनल चीज था, ये सब रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी मुस्लिम वीमेन का है जो खाती है पान, और उसको गछा हुआ है, पहले से तय तमन्ना किया हुआ है कि हम आपको देंगे इतना पैसा पान खाने के लिए प्रतिदिन, उसी के लिए है। मुस्लिम वीमेन, मुस्लिम लॉ में विडो है, वो अपने हस्बैंड का प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है, रोक सकती है कि हम इस प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होने देंगे, सब मेरे कब्जे में रहेगा जब तक कि मेरा डावड़ का पैसा हमको वापस ना मिल जाए, जो अनपेड डावड़ है वो पैसा हमको ना दे दिया जाए, जब तक तब तक हम उस प्रॉपर्टी पे कब्जा बनाए रखेंगे। तो ये उसी का राइट है, वही बना के रख सकती है, उसके बिहाफ में उसके पापा आके नहीं बना लेंगे कि मेरे बेटी का डावड़ का पैसा दो, नहीं तो हम इसको नहीं रिलीज करेंगे। इसको ऐसे समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, ए जो है वो बी को अपना घर देता है, इस पर्पज से कहता है, ए दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता है और बी की बेटी का शादी है। ए ने कहा मेरा घर है ना, इस घर में मेहमान को जलसा लगा दो, जो मैं बारात आता है आप चुकाना इसी में। बी जो है वो क्या किया कि इस घर के जगह होटल बुक कर दिया सुलाने के लिए, और घर को सी को ट्रांसफर कर दिया कि जाओ एक सप्ताह तुम ट्रांसफर का यूज कर लो और एक सप्ताह का हमको पैसा दे देना। क्या बी को पैसा करने का राइट है? ए ने बी को वो प्रॉपर्टी क्यों दिया? क्योंकि उसका कोई पर्सनल रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट था कि उसकी बेटी का शादी था, वो सबकी बेटी के शादी के लिए थोड़े दे रहा है। तो इस टाइप का अगर वो कर रहा है काम, तो ये जो ट्रांसफर बी के द्वारा सी को किया जा रहा है वो नॉन ट्रांसफरेबल, ये वॉइड है, ऐसा ट्रांसफर को कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट वाला समझ में आया? डबल डी कह रहा है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेंस करने के लिए एक आदमी अपनी बेटी का जब तक शादी ना हो जाए उसको मेंटेन करने के लिए लायबल है। एक आदमी अपने ये जो माइनर सन है उसको मेंटेन करने के लायबल है, अपनी बेबी को मेंटेन करने के लिए लायबल है। तो ये सब उसका फ्यूचर राइट ऑफ मेंटेनेंस है, ठीक। अब कह रहा है कि ये राइट को वो किसी और को नहीं कर सकती है, ये नहीं कर सकती है कि हमको मेंटेन करना था ना, हम मेरे जगह इसको मेंटेन कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे, ऐसा हो सकता है ना, ये नहीं अलाउ कर रहा है। तो इस चीज को मना करता है कि आप इस चीज को नहीं आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मेंटेनेंस का राइट आपका है, आपको मेंटेन किया जाएगा, आप इसको थोड़े कर सकते हैं। वाइफ जो है वो नहीं दे सकती है कि अच्छा हमको मेंटेन नहीं करो, मेरे जगह इस औरत को मेंटेन कर दो, ठीक है, ये नहीं कर सकती है वो। तो ये जो है मेंटेनेंस का राइट वो उसका सोल है, वो उस पे ही रहेगा। 1919 से पहले एक कंट्रोवर्सी था कि मेंटेनेंस का डिक्री जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिक्री जो है कोर्ट की डिक्री को ट्रांसफर आप कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरली कोर्ट ने आपको एक बार डिक्री पारित कर दिया तो
आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस का डिक्री किसी फीमेल के पक्ष में हो गया, तो क्या वो उस डिक्री को ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बहुत सारा जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन 1929 में जाके इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, आप डिक्री को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई डिक्री कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है, बल्कि कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है, तो उस डिक्री को भी आपको ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। वो जिनके फेवर में डिक्री पास किया गया है वो सिर्फ एक्साइज करेंगे। अब देखिए, मेयर राइट टू स्यू, केस करने का अधिकार। पहले तो ये समझिए कि केस करने का अधिकार, आप किसी से केस कीजिएगा सिविल केस, तो आप बदले में कंपनसेशन चाहिएगा। अब कंपनसेशन चाहिएगा तो दो तरह का कंपनसेशन होता है। आपको पता है कि आपको उस आदमी से कितना पैसा वसूलना है। आपसे मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख रुपया कर्जा लिया था, और आपको तब आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं कि 1 साल बाद उससे कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो आप उससे कह सकते हैं ना कि इतना इतना इंटरेस्ट पड़ेगा, तो ये फिक्स सम है। ऐसे चीज को एक्शनेबल क्लेम हम कह सकते हैं। हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो वैसे सम के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम वैसे चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जहां पर आपको कितना पैसा मिलना है वो डिसाइड ही नहीं। ऐसे को कहते अनलिक्विडेटेड डैमेज। ऐसा डैमेज जो कोर्ट तय करेगी कि आपको कितना मिलना चाहिए और कितना नहीं मिलना चाहिए। तो इस टाइप के राइट को आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब इसको समझिए, हम आपसे 1 लाख रुपया ले लिए, आप हमसे केस करके वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के राइट को, जहां सर्टेन सम ऑफ मनी है, आपको पता है कि कितना पैसा इन्वॉल्व है, इस चीज को आपको ट्रांसफर करने पर रोक नहीं लगा रहा है। आपको वहां पे ट्रांसफर करने पे रोक लगा रहा है जहां आपको पता ही नहीं कि कितना पैसा मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिस्टर एक्स ने एक बहुत अच्छे फैमिली के आदमी के का डिफॉर्मेशन कर दिया। अब जब डिफॉर्मेशन कर दिया तो वो डिफॉर्मेशन का केस करेगा। जब क्रिमिनल केस करेगा तो 499 आईपीसी में पनिशमेंट दिलाएगा। टॉर्ट का केस करेगा तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। अब डिफॉर्मेशन के लिए कितना कंपनसेशन मिलेगा वो तो कोर्ट तय करेगी ना। तो वो आदमी ये नहीं कह सकता है कि जो डिफॉर्मेशन के लिए आपको हम आप पे केस करने वाले थे वो अब ये करेगा। ये समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं आप, ए ने बी से 50,000 रुपया ले लिया। ए ने सी को अपना राइट ट्रांसफर कर दिया कि मेरा जो 50,000 रुपया है ना, तुम बी पे कोर्ट केस करो और वो पैसा वसूला दो। तो इस टाइप के केस को, इस टाइप के स्यू करने का, केस करने का अधिकार को आपको ट्रांसफर करना अलाउ कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन सम ऑफ मनी, कितने पैसे इन्वॉल्व हैं वो पता है। लेकिन क्या होता है सिनारियो में चेंज, ए जो है वो ए का डिफॉर्मेशन बी नहीं कर देता है, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन किया है तो ये कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाएगा तो इसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलेगा, अनलिक्विडेटेड मिले डैमेज मिलेगा। अगर ये सक्सीड कर दिया, अपना केस प्रूव कर दिया, तब कितना मिलेगा वो तो कोर्ट तय करेगी। तो ये मिस्टर सी को ये नहीं कह सकता है कि मेरे बदले तुम डिफॉर्मेशन का केस इस पे कर दो, नहीं, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया? मेयर राइट टू स्यू जो होता है, स्यू करने का अधिकार, केस करने का अधिकार क्या होता है, ये ट्रांसफर कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। सीपीसी में मीन्स प्रॉफिट है। मीन्स प्रॉफिट जो होता है उसके बारे में आइडिया है नहीं है तो हम थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए, ए ने बी के घर पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, ठीक है। बी ने केस किया,
केस किया तो ये इसको जो घर मिलेगा वापस, वो उसका मेन प्रॉफिट हो गया, जो ऑनरशिप जो डिस्प्यूट का कारण था। लेकिन हो सकता है कि जब इससे कब्जे में रहा हो घर, इसने किराया लगाया हो, या फिर किराया लगा सकता था, तो इसका तो वो चीज भी नुकसान हो गया ना। आप किराया लगा के रोज का महीना के 1 लाख रुपए कमा लेते, आप नहीं लगाए, या फिर लगा के कमाइए लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, यही एक मीन्स प्रॉफिट कहलाता है सीपीसी में। ये बहुत शॉर्ट में बताए हैं हम, सीपीसी जब बताए थे तो बहुत डिटेल में बताए थे। तो ये जो मीन प्रॉफिट का राइट होता है, इसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जिनको मीन प्रॉफिट मिलना है वही क्लेम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि राइट टू क्लेम मीन प्रॉफिट इज अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और नॉट। तो ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं है सेक्शन 6E में। किसी प्रॉपर्टी का डिक्री जो है वो डिक्री होल्डर का राइट है। तो डिक्री होल्डर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को उस डिक्री को बेच सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ डिक्रियां होती हैं जो ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जिनमें उनको क्लेम मांगना होता है कि हमको इतना पैसा क्लेम सेटलमेंट करवाइए। तो वैसे केसेस में वो लोग उस डिक्री को बेच नहीं सकते हैं। ये हेल्ड किया गया मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार विशाखापट्टनम 2002 में। ये केस पूछा था इसलिए बता दिए। एफ बेड एक्ट में देख रहे हैं, बेड होता है अगर कोई पब्लिक ऑफिस है या फिर उससे रिलेटेड पब्लिक ऑफिसर का सैलरी है। पहले पब्लिक ऑफिसर को समझिए। एक आदमी डीएम जज कैसे बनता है, कोई आदमी एक एग्जाम देगा, उसको पास करेगा, उसके बाद जज बनेगा, ठीक है। अब जज बनने के बाद ऐसा कर सकता है कि अब मेरे जगह तुम इसको जज बना लो। तो यही कह रहा है पब्लिक ऑफिस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हालांकि एक दिन का आईटीआई, एक दिन का डीएम ओएम बनते रहता है न्यूज में कि एक दिन के लिए इतने साल के बच्चे को बना दिया गया डीएम। वो सिर्फ तो, वो सिर्फ ये दे रहा है एक क्या कहते हैं उसको, दे रहा है कि एक दिन का डीएम बना दिया गया। लेकिन रियल में वो ऑफिस जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। डीएम बना है अपना, तो वो क्यों मेरिट पे बना है ना। यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किया है, लबासना में ट्रेनिंग किया है, तब जाके उसको कहीं का डीएम बनाया गया है। तो डीएम बनाया है तो वैसे ही दूसरा आदमी को कैसे ट्रांसफर कर दे ऑफिस, तो वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपना कुछ स्पेसिफिक टाइप का ड्यूटी डिस्चार्ज करना है। दूसरा बात आता है कि अगर मान लीजिए उसका सैलरी है, तो सैलरी जनरली नहीं कर सकता है कि हम काम करें या मेरे बदला सैलरी तो उसको मिले, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है वो जज का काम कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स ही ना सैलरी उठाएंगे, उनके जगह कोई और थोड़ी उठा सकता है। तो ये भी जो है आपका पब्लिक ऑफिस भी नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, और पब्लिक ऑफिसर का सैलरी जो है वो भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये सब नॉन ट्रांसफरेबल। आनंद थया वर्सेस सुब्बाड़ा 1960 पर याद रखिएगा। वो है पेंशन और स्टाइपेंड। पेंशन क्या होता है, आपने किसी चीज में अपना जिंदगी भर का योगदान दिया है, किसी नौकरी में आपने एक लंबे समय गुजारा है, जिसके अवज में आपको पेंशन दिया जाता है, ठीक है। आपके जब रिटायरमेंट हो जाता है तो मंथली मंथली करके कुछ पैसा दिया जाता है। और स्टाइपेंड क्या होता है, कोई आदमी को स्पेशल चीज मिलता है, जैसे कि साल में एक बार फर्नीचर का खर्चा और इस टाइप का खर्चा, ठीक है। मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स या कुछ गवर्नमेंट जॉब है, पॉलिटिकल पेंशन है, तो ये सब चीज जो है आप पेंशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप काम किए हैं, आप पेंशन उठाइए, दूसरा कोई आपके बिहाफ में कैसे पेंशन उठा लेगा, ठीक है। या फिर आप काम किए हैं, आपको अलाउंसेस मिलेगा, कोई और जो है वो आपके एवज में आपका पेंशन या जो है आपका स्टाइपेंड है वो नहीं उठा सकता है, ठीक है।
यहाँ तक कि ये भी कहा कि पेंशन को आप अटैच भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक पेंशन है उसको आप अटैच भी नहीं कर सकते। सीपीसी में सेक्शन 16 में कुछ प्रॉपर्टीज बताया है कि इस टाइप के प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हैं और इस टाइप के प्रॉपर्टी को आप अटैच नहीं कर सकते हैं। पेंशन को उसमें नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया कि पेंशन को आप अटैच नहीं कर सकते। पेंशन उसमें कहता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस प्रॉपर्टी का नेचर ही ऐसा है, वो ऐसा नेचर का प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा तो कोई ना कोई लॉ का प्रोविजन जो है वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा। एक वैसा प्रॉपर्टी है जिसका नेचर ही ऐसा है कि वो इंटरेस्ट में सबके कि उसको ट्रांसफर ना करने दिया जाए। दूसरा है कि वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है। या फिर एक और कर रहा है कि ट्रांसफर जो है वो इलीगली डिस्क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू किया जा रहा है, तो आप वैसे वैसे चीज को ट्रांसफर ना करने दिया जाए। पहला देखिए क्या करा, नेचर ही उसका ऐसा है कि उसको नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। हवा को ट्रांसफर कर दे कोई, लाइट को ट्रांसफर कर दे, स्पेस को ट्रांसफर कर दे, कर सकता है कोई? ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, उसका नेचर ही ऐसा है कि कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हवा कैसे ट्रांसफर कर देगा, लाइट कैसे ट्रांसफर कर देगा? ठीक है, इस सब तरह का प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर इसी में कह रहा है कि अगर आपने एक बार रिलीजियस या पब्लिक यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी दे दिया तो वैसे प्रॉपर्टी को डिबटरी प्रॉपर्टी कहते हैं, दान में दे दिया गया प्रॉपर्टी कहते हैं। अब भगवान को आप एक बार दान चढ़ा दिए हैं और उसके बाद आप दान वापस ले लीजिएगा, पी के थोड़े हैं आप। तो दूसरा था कि इसका जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। याद कीजिए सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि किस किस तरह का प्रॉपर्टी का अनलॉफुल माना गया ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन। शॉर्ट में हम बता देते हैं, वो फॉरबिडन बाय लॉ हो। ठीक है, अगर हम उसको परमिट कर दें, फॉरबिडन बाय लॉ, गांजा को बेचना खरीदना अलाउ कर दे, लॉ के द्वारा मना है ना, तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको परमिट कर दें तो वो किसी ना किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर देगा, वो फ्रॉडलेंट है, वो इन्वॉल्व कर देगा किसी के पर्सन के प्रॉपर्टी या उस पर्सन को इंजरी कर सकता है, वो इमोरल है या अपोज है पब्लिक पॉलिसी के, तो इस टाइप के चीज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, एक पर तीसरा जो है वो कह रहा है कि आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है ट्रांसफर करने से, आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपके पास कुछ रहा ही नहीं, तो आप ट्रांसफर क्या कीजिए। 136 जो है आपका सेक्शन में, उसमें कोर्ट को और कुछ और लोगों को मना किया है कि आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप लोग लीगली डिस्क्वालिफाइड हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, तो जिसको मना कर दिया वो नहीं कर सकता। लास्ट वो कर रहा है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। हम किसी को लीज पे कोई प्रॉपर्टी दिए हैं, तो हम आपको दिए हैं लीज पे प्रॉपर्टी, तो आपने इस्तेमाल कीजिए, हम आपको सब लीज के लिए अलाउ नहीं किए हैं, तो आप वहां पर आप खुद लीज पे हैं वहां किराएदार रख लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, हम आपको लीज पे दिए हैं और आप वो प्रॉपर्टी बेच दे रहे हैं, तो आपको बेच देने दिया जाए। हम आपको किराए पे मकान दिए हैं, आप किराए वाला घर बेच दे रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज जो है वो आपको नहीं किया जाएगा। ये जो आपका है वो 1885 में शुरू में जब टीपी एक्ट बना था तो ये नहीं था, 1885 में ये ग्राउंड डाला गया था कि ये सब चीज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑक्यूपेंसी राइट है, मतलब यूज करने का राइट है किसी एग्रीकल्चरल लैंड में, उस लैंड को यूज करने का आपके पास राइट है, तो आप उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते।